हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है। सबसे पहले तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करना है लाजमी और सब्सक्राइब तो भाई मस्ट है। अच्छा सा कमेंट किया करो, लाइक किया करो, मेहनत लगती है भाई तो कर दो। अच्छा, ये जो स्कॉलरशिप है हंगरी की फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, और जब आपका हंगरी का अगर वीज़ा लग गया तो ये एक शेंगन वीज़ा लगेगा। आप यूरोप के 26 कंट्री सब जगह आप ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं या दुनिया में आप घूमना पसंद करते हैं तो आपके तो वही मज़े आ गए। और लाइक इटली, जर्मनी, स्पेन, ये सारे कंट्रीज और जो 26 कंट्रीज हैं आप कहीं भी जा सकते हैं। और अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए, तीनों के लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तीनों तरीके के स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए हेल्प की हमारे जैद भाई ने, जो कि मेरे मेहरान में सीनियर थे। वो जस्ट अभी पिछले महीने ही हंगरी से इस स्कॉलरशिप को अवेल करके मास्टर्स करके आए हैं। उनका मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं मैं आपको वो बताता चलूँ। सबसे पहले कि भाई स्कॉलरशिप हमें फ़ाइंड कैसे करनी है, क्या क्या तरीके हैं हमें स्कॉलरशिप फ़ाइंड करने के। उसके बाद ये है कि भाई जब हमें स्कॉलरशिप का पता चल गया और अब ये जो स्कॉलरशिप है ये क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगी, क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे आपको इस स्कॉलरशिप से। उसके बाद ये है कि भाई आपको एडमिशन कैसे लेना है यूनिवर्सिटी में, उसका क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी है, कौन सा टेस्ट देना है, हैक का टेस्ट होता है इसके अंदर वो देना है, आइल्स चाहिए या नहीं चाहिए। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं एडमिशन के लिए वो सारे इन्होंने बताएं इस वीडियो में। और उसके बाद जब आपका वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वीज़ा का क्या प्रोसेस है, कहाँ जाके आपको अप्लाई करना है वीज़ा के लिए, वो चीज़ पर जब अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो भाई आप हंगरी में क्या लाइफ है, क्या लाइफ स्टाइल है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें। और इन दी एंड एक सवाल, जो लोग इस स्कॉलरशिप को अवेल नहीं कर सकते, अगर वो चाह रहे हैं कि भाई वो हंगरी जाके पढ़ाई कर लें और जॉब्स करके, तो क्या वो एडमिशन अगर उनका हो जाता है तो वो फ़ीस पे कर पाएंगे और जॉब करके या नहीं। तो इन सारे सवालात के जवाब इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब मैं चलता हूँ, आप वीडियो देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum ji, this is Zaid Khan. First of all, I would like to thank Musa for calling me up and letting me share this information with all of you guys. इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं पजेस करता हूँ वो किसी तरह आप लोगों तक पहुँचाई जाए विद द इंटेंशन कि किसी की हेल्प हो सके। ये वीडियो तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी हायर एजुकेशन लाइक बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी किसी फॉरेन कंट्री में परस्यू करना चाहते हैं विद स्कॉलरशिप। वंस हु वांट टू परस्यू देयर डिग्रीज विदाउट स्कॉलरशिप, उन लोगों के लिए भी कुछ कंटेंट इस वीडियो के एंड में मिलेगा, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करूँगा यूरोप के, तो एंड ऑल दैट स्टफ। So first of all, we will talk generally about how we can approach any scholarship, and then in particular we will be discussing about the Stipendium Hungaricum scholarship, which is like a fully funded scholarship by Higher Education Commission Pakistan. मैं अपना तारुफ करवाता चलूँ, I am Zaid Khan and I am one of these Stipendium Hungaricum scholars. I just happened to complete my masters in transportation engineering like last June, previous month of this year. I completed it from Budapest University, which is like the top 400 universities of the world. तो कहने का मकसद ये है कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक डिलीवर की जाए। हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए, हो सकता है कोई इंकरेज हो जाए। तो स्टाइपेंडियम हंगेरिकम पे बात करने से पहले मैं कुछ जनरल पॉइंट्स डिस्कस हाईलाइट करना चाहूँगा। हर साल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बेतहाशा स्कॉलरशिप आती हैं, मास्टर्स, बैचलर्स, पीएचडी, लेकिन वी कैन से लाइक ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ इंटरेस्ट वो अवेल नहीं कर पाते। आई मीन बहुत सारी सीट्स ऐसे ही खाली चली जाती हैं। आई बिलीव कि किसी भी पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप हंट करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले बात ये आती है कि इंटरेस्ट की। पहली चीज़ ये है कि कोई भी स्कॉलरशिप हंट करनी है आपने तो सबसे पहले आपने इंटरेस्ट डेवलप करना है उसके लिए। दूसरी चीज़ आती है नॉलेज की। कोई भी स्कॉलरशिप आती है तो आपको पता कैसे चले, उसके लिए मेरे हिसाब से 3 मीडियम्स हैं। एक प्रिंट मीडिया, दूसरा सोशल मीडिया और तीसरी कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। प्रिंट मीडिया की अगर बात की जाए तो बेस्ट ऑप्शन तो डॉन न्यूज़पेपर है जो संडे को आती है। काफ़ी सारी बड़ी स्कॉलरशिप्स जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स की एडवर्टाइजमेंट उसमें आती है। कॉमनवेल्थ हो गई, रसमस के प्रोग्राम्स हो गए, आपके ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप हो गई, शेयरिंग स्कॉलरशिप हो गई, सारे मतलब जब भी ये स्कॉलरशिप अनाउंस होती हैं तो इसकी एडवर्टाइजमेंट डॉन न्यूज़पेपर में लाजमी आती है। यू कैन चेक इट देयर। जो लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो यू कैन यूज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम। कुछ ग्रुप्स हैं फेसबुक पे जो आप ज्वाइन कर सकते हैं और उनके अलर्ट्स जो है वो
आप अपने लिए ऑन कर सकते हैं, कुछ नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। जैसे कुछ ग्रुप्स हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और यहाँ पे भी आपको बता दूँ कि कुछ ग्रुप्स हैं लाइक स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, और उसी ग्रुप की एक एप्लीकेशन भी है जो आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशंस के लिए। कुछ और ग्रुप्स हैं, यू कैन फाइंड द व्हाट्सएप ग्रुप्स विद इन दीज ग्रुप्स, यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ एनी स्कॉलरशिप। Third, or the best option are these a few websites. I put the link in the description down below. These websites are, the number one is studyabroad.pk, दूसरी opportunitiescorner.com.info, और तीसरी है scholarshippositions.com। ये तीनों वेबसाइट्स हैं, ये तीनों वेबसाइट्स आप चेक कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, आपने जाके इन वेबसाइट्स पे जाना है, अपनी ईमेल देनी है और उनको सब्सक्राइब कर देना है। जैसे ही कोई स्कॉलरशिप आती है तो आपको ईमेल में नोटिफिकेशन आ जाती है। द ब्यूटी ऑफ दीज वेबसाइट्स इज यू कैन filter search anything you want, undergraduate scholarship, master scholarship, you can search by your field of the major of your study, you can search by your in which country you want to get the scholarship, तो आप filter search कर सकते हैं इन वेबसाइट्स पे। और दूसरी बात ये कि अनाउंसमेंट पीरियड क्या होता है इन स्कॉलरशिप्स का, जनरल जो होता है, सो द यूनिवर्सिटीज़ टेक देयर इनटेक इन सितंबर ऑफ एवरी ईयर, तो उस साल से एक साल पहले कोई नवंबर दिसंबर से ये स्कॉलरशिप्स अनाउंस होना शुरू होती हैं, क्योंकि एप्लीकेशन पीरियड वेरीज अराउंड लाइक 7 to 10 months फॉर मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप्स। तो ये 10 से 7 महीने पहले स्कॉलरशिप्स अनाउंस हो जाती हैं, लाइक फ्रॉम नवंबर टू यू कैन से मार्च और अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट ईयर एप्लीकेशंस ओपन होती हैं। उसके बाद जो है वो प्रोसीजर चल रहा होता है, फिर जनरली अगस्त में इफ़ यू गेट सिलेक्टेड तो अगस्त में आपका वीज़ा प्रोसेस चलता है, फिर आप सितंबर में जाके उधर पहुंचते हो और अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट करते हो। So now talking about Stipendium Hungaricum, as I told you before, is one of the fully funded scholarships by HEC, Higher Education Commission of Pakistan. वैसे तो HEC ज़्यादा फंड नहीं करती स्कॉलरशिप को, 90% ऑफ द फंडिंग कम्स फ्रॉम द हंगेरियन गवर्नमेंट, लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर HEC के थ्रू होता है, तो HEC हैज़ टू इन्वॉल्व इन दिस। आपको स्कॉलरशिप में बैचलर्स की स्कॉलरशिप्स मिल जाएंगी, मास्टर्स की मिल जाएंगी, PhD की मिल जाएंगी। फाइनेंशियल कवरेज की बात की जाए तो इट्स फुली फंडेड, आपकी ट्यूशन फीस कवर होती है इसमें, आपका लिविंग अलाउंस कवर होता है इसमें, आपका मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है मंथली, आपकी इंश्योरेंस कवर होती है इसमें, और 1 टाइम रिटर्न टिकट आपको मिलती है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो रफ एस्टिमेट अराउंड इट्स लाइक 3.65 million PKR फॉर मास्टर्स ओनली, विच इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड। बैचलर्स और PhD के लिए तो स्कॉलरशिप पीरियड ज़्यादा होता है, तो उनकी वर्थ और ज़्यादा होती है। 3.65 million रफ एस्टिमेट फॉर ओनली फॉर मास्टर्स स्कॉलरशिप। उसके बाद एप्लीकेशन की बात की जाए तो वी कैन ब्रेक इट डाउन इनटू 6 to 7 स्टेप्स। सबसे पहले तो अनाउंसमेंट होती है नवंबर दिसंबर में, वेबसाइट्स वगैरह पे आपको मिल जाती है, इसकी लिंक्स वगैरह मिल जाती हैं, सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद इसकी डेडलाइन अराउंड मिड जनवरी होती है। इस पीरियड के अंदर आपने स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करना होता है। सबसे पहले तो आपने अप्लाई करना होता है हंगेरियन वेबसाइट ड्रीम अप्लाई सिस्टम पे, जो कि इनकी डेडिकेटेड वेबसाइट है स्कॉलरशिप के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सबसे पहले तो अपनी प्रायोरिटीज़ देनी होती हैं कि आप किस सब्जेक्ट में स्टडी करना चाहते हो। प्रायोरिटीज़ चूज़ करने से पहले आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि HEC जो है, हायर एजुकेशन कमीशन की एक लिस्ट होती है उनकी वेबसाइट पे, उन पे जो प्रोग्राम्स वो मतलब जो फील्ड ऑफ स्टडीज़ उनके रिकमेंडेड होते हैं वही आप चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपने उन फील्ड से हट के कोई फील्ड चूज़ करते हो तो यू विल डिस्ट्रॉय 90% ऑफ योर चांसेस ऑफ गेटिंग दैट स्कॉलरशिप। सो प्रायोरिटीज़ आप चेक करके, वो लिस्ट चेक करके आप चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपका प्रोफाइल बनता है, वहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जाती है, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन जो भी है आपकी वो अपलोड होती है वहाँ पे। उसके अलावा सबसे मेन चीज़ आपका मोटिवेशन लेटर, या फिर उसको दूसरे अल्फाज में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बोलते हैं, वो आपको वहाँ पे लिखनी होती है। उसके अलावा जो भी आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनका भी ऑप्शन होता है वहाँ पे, अगर हैं तो लिखें, इट्स पॉजिटिव पॉइंट। सेकंड स्टेप, आप ये एप्लीकेशन फिल करके सबमिट करके हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पे उनकी अपनी एप्लीकेशन फिल करते हैं। इसमें भी तकरीबन यही चीज़ें होती हैं वहाँ पे, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, पब्लिकेशंस में भी, और मोटिवेशन लेटर।
तकरीबन मोर और लेस सेम चीज़ होती है वहाँ पे भी। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो इन दोनों एप्लीकेशंस पे कुल मिला के जो डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म इटसेल्फ। अगर आप ड्रीम अप्लाई पे हंगेरियन वेबसाइट पे अप्लाई कर चुके हैं और HEC पे कर रहे हैं तो HEC विल रिक्वायर द एप्लीकेशन फॉर्म और इट्स रेफरेंस। उसके बाद आप मोटिवेशन लेटर देते हैं। मोटिवेशन लेटर इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। कैसे बनता है, उसमें क्या लिखते हैं, इट्स होल अदर वीडियो, यू नो, इट्स होल अदर टॉपिक। तो मोटिवेशन लेटर आपको देना होता है। उसके बाद प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको देना होता है। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आप ये कह सकते हैं कि स्टाइपेंडियम हंगेरिकम के लिए अगर आप ये प्रूफ कर दें कि आपकी प्रीवियस स्टडीज़ इंग्लिश में है तो आपको आइल्स और टॉफल वगैरह की देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप आइल्स और टॉफल दे दें क्योंकि इस टाइम पीरियड में बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स आती हैं जिसमें आपको आइल्स या टॉफल की ज़रूरत होती है। इस एप्लीकेशन के लिए आपको अपने स्कूल सर्टिफिकेट्स देने होते हैं। जो भी जिस भी स्टडीज़ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसकी प्रीवियस डिग्री आपको देनी होती है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर बैचलर्स आपको अपनी मैट्रिकुलेशन की या O लेवल्स या A लेवल्स की डिग्री देनी होगी। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपनी बैचलर्स की डिग्री देनी होगी। और अगर वो डिग्री इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो आपको उनकी ट्रांसलेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद डिग्री के साथ आपके जो भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं प्रीवियस डिग्री के जिसमें आपके मार्क्स स्कीम्स वगैरह जो भी मार्क्स हैं आपके सब्जेक्ट वाइज वो आपको देने होंगे। उसके अलावा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का कोई ख़ास फॉर्मेट नहीं है, मतलब आप किसी भी सर्विस हॉस्पिटल से इशू करवा सकते हैं, किसी भी फिजिशियन से इशू करवा सकते हैं। लेकिन उसमें ये हो कि वो मेडिकल सर्टिफिकेट ये स्टेट करता हो कि आपको कोई बड़ी ऐसी डिजीज़ नहीं है लाइक एड्स और हेपेटाइटिस वगैरह या कोई एपिडेमिक कंडीशन आप नहीं पजेस करते। तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट ये चीज़ें स्टेट ज़रूर करता हो। उसके बाद आपको अपने पासपोर्ट की कॉपी ज़रूर देनी है। अगर आपने पासपोर्ट नहीं बनवाया तो वो बनवा लें। उसके बाद आपको देनी होती है स्टेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन। ये इट्स लाइक द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एप्लीकेशन विच यू हैव टू एक्सेप्ट। आई वुड सजेस्ट टू गो थ्रू द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड देन एक्सेप्ट दीज टर्म्स एंड कंडीशंस एंड देन सबमिट इट। तो कुल मिला के ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं जी। तो जनाब अब एप्लीकेशंस फिल हो गई। अब थर्ड स्टेप ये होता है कि जो आपने एप्लीकेशन फिल की है अपने सेंडिंग पार्टनर के पोर्टल पे, फॉर एग्जांपल फॉर पाकिस्तान सेंडिंग पार्टनर इज़ हायर एजुकेशन कमीशन। तो हायर एजुकेशन कमीशन आपकी एप्लीकेशन को एवेल्यूएट करता है। उस पर आपका स्कोर बनता है। आपकी जो भी प्रीवियस परफॉर्मेंसेज हैं उस पर एक स्कोर बनता है। उसके अलावा वो एक टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं जस्ट लाइक गेट जनरल टेस्ट, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। तो वो टोटल मिला के फिर आपका एक स्कोर बनता है जिस स्कोर पे आप की नॉमिनेशन होती है। टॉप स्कोरर्स को वो नॉमिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ लाइक 500 applicants apply, they just nominate 2 top 100 applicants. उस नॉमिनेशन के बाद अराउंड द एंड ऑफ फेब आपका नॉमिनेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप नॉमिनेट हो जाते हैं तो वो लिस्ट जो है वो नॉमिनेशन लिस्ट जो है वो हंगरी चली जाती है टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन को। आपके जो इंस्टीट्यूशन आपने सेलेक्ट किया होता है उनको वो नॉमिनेशन लिस्ट पहुंच जाती है। अब चौथा स्टेप होता है कि जो आपने इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट किया था अब उसकी वैल्यूएशन होती है। वो अब खुद वैल्यूएट करते हैं। आपकी सिलेक्शन हो गई, आपकी नॉमिनेशन हो गई। अब जो रिसीविंग पार्टनर है आपका इंस्टीट्यूशन है, जो भी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट की थी, अब वो खुद अपनी वैल्यूएशन भी कंडक्ट करता है। वो एवेल्यूशन आपकी रिटन टेस्ट के फॉर्म में भी हो सकती है। वो एवेल्यूशन आपकी स्काइप इंटरव्यू भी हो सकता है। लेकिन इट्स लाइक यू नो समटाइम्स बोथ ऑफ देम आल्सो। अब ये एवेल्यूशन प्रोसेस चलता है अराउंड मार्च टू मई। ये तीन महीने ये एवेल्यूशन प्रोसेस चलता है। उसके बाद जाके फाइनल एवेल्यूशन लिस्ट बनती है। उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर आपने स्कोर अराउंड लाइक मोर देन 50-60% आपका स्कोर है तो आपको फाइनल अवार्ड के लिए कंसीडर किया जाता है। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है। इट्स नॉट दैट हार्ड। यू कैन ईज़िली पास दीज टेस्ट्स। तो इसके बाद अराउंड जून आपके फाइनल सिलेक्शन जो है वो आपकी फाइनल सिलेक्शन की ईमेल आ जाती है या फिर नोटिफिकेशन आ जाता है आपके हंगेरियन पोर्टल पे। तो हंगेरियन पोर्टल पे आपके पास
उसका नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने जो भी इंस्टीट्यूशन। अच्छा, एक और मैं बात बताना भूल गया कि आपके पास हंगेरियन पोर्टल पे आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं आपकी प्रायोरिटीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल यू कैन चूज़ 2 मेजर्स। फिर आपके स्कोर के तहत आपको या तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है या तो सेकंड प्रायोरिटी मिलती है। तो दोनों सब्जेक्ट ऐसे चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिलती तो आपको सेकंड मिल जाती है। तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस, जिस भी इंस्टीट्यूशन में आपने जो भी मेजर चूज़ किया है वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद कुछ टाइम होता है आपको वो ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट करनी होती है, कोई भी एक। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 2 चॉइसेस हैं, दोनों यूनिवर्सिटीज़, दो अलग यूनिवर्सिटीज़ में, और दोनों एक्सेप्ट हो गई हैं, दोनों का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने क्लियर कर लिया है, तो आपको दोनों की तरफ से ऑफ़र आएगी। उसके बाद आपने वो ऑफ़र एक्सेप्ट करनी है अराउंड लाइक एंड ऑफ जून तक वो आपने ऑफ़र एक्सेप्ट करनी है। उसके बाद आपका जुलाई चला गया। जुलाई और अगस्त में आपका होता है वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट। वीज़ा प्रोसेस के लिए आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास जमा करने होते हैं। लाइक अराउंड जुलाई आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आप जिसके बिना पे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें। उसमें सबसे मेन चीज़ जो होती है वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है, जो कि आपको जुलाई तक पहुंच जाता है। लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब आप जो आपका इंस्टीट्यूशन होता है वो आपको एक लेटर भेजता है बाय ईमेल। उसके अलावा लेटर ऑफ अवार्ड चाहिए होता है आपको टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन की तरफ से कि हाँ जी आपको ये स्कॉलरशिप अवार्ड हो चुकी है। दूसरी बात, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको हायर एजुकेशन कमीशन के साथ एक बॉन्ड साइन करना होता है। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं हायर एजुकेशन कमीशन के। हाइलाइट्स ये होती हैं कि मतलब आपको जितने साल आपने वहाँ पे स्टडीज़ करनी है उतने साल आपने वापस आके पाकिस्तान में सर्व करना है। उसका कुछ प्रोसीजर ये होता है कि उसको आपने टेस्ट वगैरह करवाना होता है। तो ये प्रोसेस पूरा जुलाई में ये प्रोसेस चल रहा होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ें आपको वीज़ा प्रोसेस के लिए जो चाहिए होती हैं वो एक तो एप्लीकेशन फॉर्म आपने वीज़ा का फिल करना होता है, जिसकी अगर आपको स्कॉलरशिप अवार्ड हो चुकी है तो आपको कोई फ़ीस नहीं भरनी पड़ती। उसके बाद आपका पासपोर्ट आना चाहिए, आपके पास जो भी प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं आपके पास वो शो करने होते हैं। उसके बाद आपकी रिसेंट फ़ोटोज़ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए कि आसानी से मिल जाती है। आप अगर सर्च करें तो आपको उसके लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, लेकिन लाइक यू कैन गेट 6 months ट्रैवल इंश्योरेंस लाइक अराउंड 10 to 10,000 PKR जस्ट फॉर ट्रैवलिंग। उसके बाद आपको फ़्लाइट की रिजर्वेशन दिखानी होती है वीज़ा प्रोसेस के लिए, अकोमोडेशन की रिजर्वेशन दिखानी होती है। उसके बाद आपको अपने सर्टिफिकेट्स देने होते हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स देने होते हैं। उसके बाद आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करनी होती है। उसके बाद प्रीवियस 6 months अगर आप मैरिड हैं तो आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट शो करना होता है, अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना होता है, अपना फैमिली कनेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है। उसके बाद आप अगर एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर देना होगा। और लास्ट थिंग द मेडिकल सर्टिफिकेट एंड पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जो कि आसानी से बन जाता है। उसके बाद इन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक सेट ऑफ कॉपीज़ भी आपको सबमिट करवानी होती है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना आप नीटली और विद सीक्वेंस आप डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके देंगे और कोई चीज़ मिसिंग नहीं होगी, उतना ही आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो आसान हो जाएगा। माय केस मेरा वीज़ा जो है वो मैंने डॉक्यूमेंटेशन को बहुत टाइम दिया था, तो मेरा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम हो गया था। मुझे विद इन 7 days अपना वीज़ा मिल गया था ना। आफ्टर वीज़ा प्रोसेस पे बात कर रहे थे, तो आफ्टर कलेक्टिंग ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू गेट एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम द हंगेरियन एम्बेसी। आपको कराची भी बुला सकते हैं, आपको इस्लामाबाद भी बुला सकते हैं। और जिस डेट पे आपकी डॉक्यूमेंट सबमिशन की अपॉइंटमेंट होती है उसी डेट पे आपका इंटरव्यू भी होता है। तो आई वुड सजेस्ट टू गेट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू कोई इतना ख़ास नहीं होता, सिंपल आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्यों है हंगरी जाने का, और आप कभी कभार ये भी पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपकी फैमिली कहाँ पे रहती है। इट्स जस्ट बिकॉज यू नो आई फील कि वो आप कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करना चाहते हैं। और ज़्यादा फने कान बनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। जो वो पूछते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड उसी का आंसर देना है आपने। और उसके बाद बस इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का होता है, उसके बाद वो आपको छोड़ देते हैं।
कुछ दिनों के बाद जितना भी एप्लीकेशन टाइम आपके डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से एप्लीकेशन टाइम होता है, डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होती है तो एप्लीकेशन टाइम बिल्कुल वो 1 हफ़्ता भी हो सकता है। जैसे ही आपका वीज़ा रेडी हो जाता है तो आपके पास ईमेल आ जाती है और आपका वीज़ा आपके घर तक डिलीवर किया जाता है। जी जनाब, अब बात करते हैं लाइफ इन हंगरी। एवरीथिंग इज़ डन, वीज़ा प्रोसेस इज़ डन एंड यू आर नाउ इन हंगरी। सो व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर लिविंग की बात की जाए तो लिविंग स्टैंडर्ड इज़ वेरी गुड। I would give like 8 out of 10 for the living standard. एक और चीज़, ये आपका लिविंग स्टैंडर्ड डिपेंड भी करता है कि आप किस टाइप के इसमें एटमॉस्फेयर में रहते हैं। ऑप्शंस ये हैं कि आप डॉर्म्स होती हैं, डॉर्मेटरीज लाइक शेयर रूम विथ ऑल ऑफ अदर पीपल। उसके बाद प्राइवेट रूम का ऑप्शन भी आता है। द अपार्टमेंट इज़ शेयर्ड, अपार्टमेंट हैज़ सेवरल रूम्स बट यू हैव योर ओन रूम, दिस कॉल्ड प्राइवेट रूम। उसके बाद थर्ड ऑप्शन ये भी आता है कि आप स्टूडियो फ्लैट रेंट करते हैं। पूरा एक छोटा सा अपार्टमेंट की तरह होता है लेकिन वो आपका प्राइवेट होता है, वो सारी स्पेस आपकी होती है। जो लोग नए जाते हैं इधर से, न्यू स्टूडेंट्स हु वांट टू गो देयर, आई वुड सजेस्ट देम टू फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एट लीस्ट यू शुड स्टे विथ योर डॉर्मेटरीज। द डॉर्मेटरीज प्रोवाइडेड टू यू बाय योर इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मिलते हैं, आपको पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स मिलते हैं, आपको सोशलाइजेशन का बड़ा अच्छा चांस मिल जाता है वहाँ पे। हाँ, उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के बाद यू कैन मूव आउट, बट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सोशलाइज एंड इंक्रीज योर फ्रेंड सर्कल। उसके बाद अगर कल्चर की बात की जाए तो यस, हंगेरियन कल्चर इतना रिच तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ यूरोपियन कल्चर। तो इट्स ऑलवेज प्लेजर टू एक्सप्लोर न्यू कल्चर एंड एक्सप्लोर इट्स डाइवर्सिटी। हंगेरी में भी काफ़ी डाइवर्सिटी है। आप you will feel the vibe of European culture in Hungary, especially in Budapest, क्योंकि बुडापेस्ट हंगरी का कैपिटल है तो वहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे पार्टी बहुत ज़्यादा होती है, अब वहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। यू कैन ऑल्सो विजिट नियर बाय टाउन्स अराउंड बुडापेस्ट, देयर आर सो मच ब्यूटीफुल टाउन्स अराउंड बुडापेस्ट। उसके बाद अगर जॉब्स वगैरह की बात की जाए तो स्टूडेंट जॉब आप कर सकते हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज़, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट जॉब्स जो वहाँ पे मौजूद हैं वो या तो फूड डिलीवरी जॉब्स मौजूद हैं या फिर वेयर हाउस मैनेजमेंट जॉब्स वहाँ पे मौजूद हैं फॉर अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। उसके अलावा अगर आपको हंगेरियन लैंग्वेज आती है तो बहुत सारे और ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। न्यू स्टूडेंट्स जो जाते हैं वहाँ पे फॉर प्रीवियस 2 बैचेस दे स्टार्टेड टीचिंग द कोर्स फॉर हंगेरियन लैंग्वेज। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि वो आप बिल्कुल सीखें हंगेरियन लैंग्वेज, और आप अपने लिए ना सिर्फ आप अपना सोशल सर्कल बढ़ा सकते हैं, उससे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी खुल जाएंगी। उसके बाद अगर ट्रैवलिंग की बात की जाए तो द बेस्ट थिंग इज़ द वीज़ा यू गेट इज़ शेंगन वीज़ा। इसका मतलब यह है कि वो एक ही वीज़ा आप इसी वीज़ा से आप 26 कंट्रीज़ और यूरोप के घूम सकते हैं, जिसमें आपका जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, ऐसे सारे कंट्रीज, स्पेन सारे शामिल हैं। मैंने खुद काफ़ी ट्रैवलिंग की है यूरोप में, तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग यू कैन से। विद इन हंगरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज़ सो डेवलप्ड। बुडापेस्ट की अगर बात की जाए, जहाँ पर मैं 2 साल मैंने गुजारे, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त मिल जाएगा। आपके पास ऑप्शंस हैं, मेट्रो, बसेस, ट्रैम्स, और सारे स्टूडेंट के लिए जो है वो एक मंथली पास आता है अराउंड 1800 PKR यू कैन से। आपने जितना ट्रैवल करना है, जितनी मर्जी ट्रैवल करना है, आप उससे कर सकते हैं। तो दैट वाज ट्रैवलिंग। तो आखिरी चीज़ मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि जो लोग विदाउट स्कॉलरशिप वहाँ पे जाते हैं उनके लिए कि काफ़ी सारे लोग यहाँ से ये एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि हम हंगरी जाएंगे, विच इज़ नो डाउट द पार्ट ऑफ यूरोप, और वहाँ पे अपनी स्टडीज़ जाके वहाँ पे स्टडीज़ करने के लिए जाएंगे और अपनी स्टडीज़ को खुद सपोर्ट करेंगे बाय डूइंग द स्टूडेंट जॉब्स। तो हंगरी में जाके ये आप नहीं कर सकते, सॉरी टू से, बट ये आप नहीं कर सकते। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो डिसअपॉइंट होकर वापस आ जाते हैं।
उसकी वजह यह है कि हंगरी एक यूरोपियन कंट्री है, नो डाउट, इट्स इन सेंट्रल यूरोप, लेकिन उसकी अपनी करेंसी है एक। जिस तरह आप जर्मनी में फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जॉब्स करते हैं और वहाँ पे आपकी अर्निंग यू कैन से मिनिमम 10 यूरोस पर आवर होती है, लेकिन हंगरी के पास एक अपनी करेंसी है, हंगेरियन फॉरेंट्स, जो कि यू कैन से दैट 100 हंगेरियन फॉरेंट्स इक्वल्स टू 56 पाकिस्तानी रुपीज़। तो ये कंपैरिजन है। तो मिनिमम पे इन हंगरी इज़ लाइक 1000 हंगेरियन फॉरेंट्स पर आवर, और मैक्सिमम पे फॉर स्टूडेंट इज़ लाइक 1500 फॉरेंट्स पर आवर, विच इज़ अराउंड यू कैन से नॉट मोर देन 5 यूरोस। तो आप जॉब करके हार्डली अपनी लिविंग एक्सपेंस पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी फ़ी पे नहीं कर सकते। तो दिस इज़ टोटली मिसकंसेप्शन कि आप हंगरी जाके जॉब करके अपनी फ़ीस भी पे करें और वहाँ पे आप रहें भी। So that was it for this video. If there are any questions, you can write the questions in the comments below, and maybe I would get a chance to answer them too. Till then, Allah Hafiz. दुआ में याद रखिएगा।